हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन देयर। आप सब लोग ठीक होंगे, बोर्ड का प्रिपरेशन ऐसे चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ, ओके, और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट कवर करने वाले। लास्ट वीडियो में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में डिस्कस किए थे। वो टॉपिक हमने कवर किया था अच्छे से, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है। वो वीडियोस को अच्छे से पहले समझ लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट होता क्या है, ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स मास्टर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ओम्स लॉ आ भी सकता है, बहुत बार पूछा भी है आपको, ठीक है। आज वो हम टॉपिक कवर करेंगे। रेडी रेडी, सब लोग रेडी हो गए? ठीक है, कॉपी और के पेन निकाल लीजिए और फटाफट जो पॉइंट आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट आप वो लिखते जाइए, ठीक है। चलो, ओम्स लॉ आज का टॉपिक। ओम्स लॉ सर जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने एक लॉ निकाला था। इन्होंने बोला था कि जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा करंट भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। 1 वोल्ट पे रखा, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर का करंट है, 2 वोल्ट पे तो 10 एम्पियर का करंट। जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके। ग्राफ बनाओगे तो लीनियर ग्राफ कुछ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है, ओके। ऐसा उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ओम्स लॉ मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाएगा। इसका स्टेटमेंट लिखोगे आप अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो। क्वेश्चन कैसे पूछता है? व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, डिफाइन इट। कभी कभी 1 ओम भी पूछ लेता है डेफिनेशन। तो ओम्स लॉ सबसे पहले आपको लिखना है, ओम्स लॉ होता क्या है। As far as the physical state of conductor remains same, the current passing through the conductor is directly proportional to its potential difference. A potential difference across it, that is called as आपका Ohm's law, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर सिंबॉलिकली इसको लिखना रहे तो कैसे लिखोगे? सिंबॉलिकली V इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया R। R इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का एक नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है ये भी पूछ लेता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है। देखो, जब करंट फ्लो होता है सर्किट में ना, करंट को रोकने वाला होता है, करंट को अपोज करता है। वो अपोज करता है, कौन करता है? वो रेजिस्टेंस अपोज करता है, ठीक है। करंट रुकता है, करंट को रोकेगा मूव होने से, वो होता है रेजिस्टेंस आपका। तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ करंट। तो उसको डिफाइन करना रहेगा तो कैसे डिफाइन करोगे? द ऑपोजिशन ऑफ अ करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। द ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी पैदा होगा। ज्यादा करंट तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा धीरे धीरे। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में, एज द करंट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अक्रॉस द वायर आल्सो इंक्रीजेस। जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी होगा, ऑपोजिशन भी होगा। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट पूछता है कभी कभी, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, डिस्कवर किसने किया था भाई? ओहम, तो इसका भी ओहम हो जाएगा। कुछ सिंबल ऐसा लिखते हैं हम लोग, सिंबल हो गया ऐसा, ठीक है। ओम्स लॉ समझ में आ गया। ओम्स लॉ के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कभी कभी ड्रॉबैक्स भी पूछ लेता। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ओम्स लॉ? ड्रॉबैक ये था कि जो ओम्स लॉ होता है सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर और आपका जो ये होता है इंसुलेटर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ और कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर विच इज कॉल्ड एज इंसुलेटर्स, ठीक है। ओम्स लॉ की और भी कमियां थी। ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ ये बोलता था करंट बढ़ेगा भाई रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमेशा लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा ये, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम आएगा लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा। ओम्स लॉ बोलता है कि लीनियर ग्राफ मिलेगा भाई, कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है ओम्स लॉ में। अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का अगर ग्राफ में बनाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है,
ये ग्राफ का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस करंट आल्सो इंक्रीजेस लीनियरली। क्या बोलते हैं? लीनियरली, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। बट ओम्स लॉ में क्या होता है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एक काम टाइम मतलब एक ऐसा मतलब आएगा पॉइंट जहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुछ ऐसा होता है, ये ड्रॉबैक हो गया, टेम्परेचर बढ़ता है भाई। ठीक है, इसलिए ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो होता है इस पर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस वायर के एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस भी आपका चेंज होता रहता है। तो मुझे एक ऐसे टाइप का रेजिस्टेंस चाहिए भाई जो एरिया और लेंथ पे डिपेंड ना हो, जो चेंज ना हो, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आगे रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। फिलहाल एक ग्राफ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये ग्राफ का मतलब है क्या। जैसे ग्राफ बना के दे देगा बोर्ड में और बोलेगा कि ग्राफ का मतलब है क्या, तो ग्राफ का मतलब आप क्या बोलोगे? सिंपल सिंपल सीधा सीधा एक्सपोनेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, v इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये ग्राफ में ये जो ये स्लोप दिख रहा है, ये स्लोप है किसका वैल्यू देगा? ऑब्वियसली किसका वैल्यू देगा? रेजिस्टेंस का। स्लोप कैसे फाइंड करोगे आप रेजिस्टेंस का? अगर आ गया फॉर एग्जांपल स्लोप फाइंड करके बताओ, तो कैसे स्लोप फाइंड करोगे आप? रेजिस्टेंस का स्लोप, रेजिस्टेंस मिलेगा आपको स्लोप से ग्राफ के, और स्लोप मिलेगा आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1 कर दो भाई, आपको आंसर मिल जाएगा। स्लोप कुछ ऐसे फाइंड करते हैं, Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, तो स्लोप मिल जाता भाई, मुझे स्लोप मिल जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा मुझे यहाँ से। ठीक है, तो स्लोप से आप फाइंड कर सकते हो, मतलब स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ मुझे क्या देता है? रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है। कभी कभी आपको उल्टा पूछ देता है, आई यहाँ दिया, वी यहाँ दिया, तो स्लोप फाइंड करोगे, उसका आप रेसिप्रोकल फाइंड कर लोगे, आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस। तो याद रखना, वी वर्सेस आई ग्राफ दिया है या फिर आई वर्सेस वी ग्राफ दिया है, वो ध्यान रखना आप। वी आपका वाई पे है और आई आपको एक्स पे, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको स्लोप मिल जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। अगर यही इंटरचेंज कर दिया तो उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बना के दो जो बोर्ड में आया था। क्वेश्चन कुछ बोर्ड में ऐसा आया था कि एक ग्राफ आपको बना के दिया है ऐसा, ध्यान से देखो। उसमें तीन वायर से, तीन वायर है, ठीक है, वायर ए, वायर बी, वायर सी। ठीक है, तीनों वायर का रेजिस्टेंस दिया है। इसका रेजिस्टेंस दिया है आर ए, ये रेजिस्टेंस है आर बी, इसका रेजिस्टेंस है आर सी। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, आर बी आर सी, तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आई दिया है और यहाँ पे वी दिया है। ठीक है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। ऑप्शन दिया है आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी। दूसरा ऑप्शन दिया है आर ए इज मोर देन आर बी इज मोर देन आर सी। तीसरा ऑप्शन दिया है आर ए इज लेस देन आर बी इज लेस देन आर सी। और चौथा ऑप्शन दिया है आर बी इज मोर देन आर सी इज मोर देन आर ए। ठीक है, चार ऑप्शन दिए आपको और बोला इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब आप ध्यान से देखो, मुझे रेजिस्टेंस V वर्सेस I में रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे मिलता है? स्लोप से। तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली एंगल जिसका ज्यादा होगा। किसका एंगल ज्यादा है? ए का। किसका एंगल कम है? सी का। जिसका एंगल कम वही स्लोप। स्लोप फाइंड करने का एक और तरीका होता है tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा किसका ज्यादा है? ए का थीटा ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ए का ज्यादा होगा, ए वायर का, वायर ए का। तो मुझे रिलेशन क्या मिलेगा? आर ए इज मोर देन आर बी इज मोर देन आर सी। ठीक है, रेजिस्टेंस आर सी का कम है। कौन सा ऑप्शन है ये? सिंपल, थीटा देखने का, एंगल देखने का, किसका एंगल छोटा उसका रेजिस्टेंस कम। अच्छा, दिक्कत कब आती है? जब ये वैल्यू चेंज कर देता है, यहाँ आई दे दे, यहाँ वी दे दिया। अब मैंने बोला था कि अगर उल्टा दे दिया है, ये वाई एक्सिस पे दे दिया, एक्स पे दे दिया, भाई इसका स्लोप का रेसिप्रोकल फाइंड करना पड़ेगा, तो उल्टा हो जाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो ये ऑप्शन आता ना। अब जिसका एंगल छोटा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि 1/tan थीटा आपका स्लोप आएगा भी ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो V वर्सेस I होगा, तो V वर्सेस I के लिए ये सही है, ऑप्शन बी। I वर्सेस V होता तो ऑप्शन सी आंसर होता। ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे बोर्ड में, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको। अंडरस्टूड? ओम्स लॉ का ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो इसको पॉज करके। हो गया कॉपी? ठीक है, आगे का टॉपिक पढ़ते हैं।
चलो, मैंने जैसे बताया कि ओम्स लॉ के कुछ ड्रॉबैक्स है, इसलिए स्पेशल काइंड का एक रेजिस्टेंस आया जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आगे का हमारा टॉपिक है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, रजिस्टिविटी हो गया। रजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से। क्या बोलते हैं इसको? रो, RH और रो सिंबल है, रो है। ठीक है, ग्रीक सिंबल होता है, इसको रो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, रजिस्टिविटी एक तरह का स्पेशल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वाला एक स्पेशल रेजिस्टेंस है जो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता वायर के। ठीक है, देखो वायर अगर मोटा में लूँ, मोटा वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वायर का ज्यादा है तो उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है, ज्यादा करंट पास हो सकता है। कल्यूजन कम होगा तो ऑपोजिशन कम होगा, एरिया ज्यादा तो ऑपोजिशन कम, रेजिस्टेंस कम पैदा होगा। देखो हमारे घर में जो वायर्स होते हैं ना, जो हाई पावर रेटिंग के अप्लायंसेस होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका ये इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, उसके वायर देखो थिक होते हैं। क्यों थिक होते हैं? क्योंकि उसमें से रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा फिर, क्योंकि ज्यादा करंट की उनको जरूरत होती है। अब ज्यादा करंट पास होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा होगा, इसलिए वायर को थिक बनाते ताकि रेजिस्टेंस कम पैदा हो और हीट कम जनरेट हो या फिर हीट जनरेट ही ना हो, इसलिए थिक वायर यूज करते हैं वहां पे। और जो लो पावर रेटिंग के अप्लायंसेस होते हैं ना, वो थीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से कम करंट पास होता है ना, तो रेजिस्टेंस भी कम पैदा होता है। यही रीजन है कि हाई पावर के जो अप्लायंसेस हमारे घर में होते हैं ना, वो मोटे होते, थिक होते, ताकि रेजिस्टेंस कम पैदा हो। और एक चीज और है जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है लेंथ पे। वायर का लेंथ बढ़ा दो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होंगे, करंट ज्यादा फ्लो होंगे, तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? जो रेजिस्टेंस हमारा था वो डिपेंड कर रहा था लेंथ ऑफ द वायर पे, लेंथ ऑफ द वायर। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा था? रेजिस्टेंस एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एरिया जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा, लेकिन जब रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होता है। उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको सिंबॉलिकली लिख देते हैं हम लोग। जितना वायर मोटा उतना रेजिस्टेंस कम, जितना लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ को, रेजिस्टेंस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया को। दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं तो मुझे रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो यहाँ पे प्रोपोर्शनली साइन दिख रहा है रेजिस्टेंस में, उसको हटा दो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट को मैंने रो ले लिया, और यहाँ मुझे रो पता है क्या है। रो क्या है मेरा? रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी हो गया। ठीक है, रजिस्टिविटी का कुछ ऐसा फॉर्मूला लिख सकता हूँ एडजस्ट करके, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देते। आर ए अपॉन एल आ गया रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल आ गया ना, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। रजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करें? डिफाइन कर लेते रजिस्टिविटी को। एक काम करते, एरिया को मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूँ और इसको मैं लेता हूँ 1 मीटर। स्पेसिफिक है ना, तो हम लोग 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ में फाइंड करते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी वायर का फिक्स होता है 1 मीटर लेंथ में और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में। ठीक है, स्पेशल है ना इसलिए। तो अगर मैं 1 1 पुट कर देता हूँ तो रो इक्वल टू सिर्फ आर बचेगा, क्योंकि 1 1 पुट कर दिया ना, तो रो ही आर है। लेकिन कब? जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ 1 होगा। तो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर में भी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिंपल सा डेफिनेशन। डेफिनेशन पूछता तो यार डेफिनेशन लिख देते। resistivity of the conductor may be defined as the resistance, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है, ये भी यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस। कब हुआ रेजिस्टेंस है? जब यूनिट लेंथ मैंने ले लिया, यूनिट मतलब 1 मीटर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिंपल सा डेफिनेशन इसका मैंने बना दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया सिंपल सा डेफिनेशन इसका। इसका ऐसा यूनिट क्या लिखोगे रेजिस्टिविटी का? रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट यहाँ पे लिख देते। क्या लिखेंगे? रजिस्ट, हाँ इसके फॉर्मूला से यूनिट बना दे। आर का, आर मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर, मीटर मीटर कैंसिल कर दो तो इसका यूनिट मुझे मिल जाएगा ओहम मीटर। ओहम इंटू मीटर आ गया। क्या हो गया इसका यूनिट? ओहम इंटू मीटर, ओहम मीटर। सिंपल सा इसका यूनिट मिल गया मुझे। ठीक है, रेजिस्टेंस रेडियो समझ में आ गया। बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन? फैक्टर्स ऑन विच
रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, बताओ किस पे रजिस्टिविटी डिपेंड करता है। बोर्ड में आया हुआ है एमसी एक तीन मतलब क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है कि रजिस्टिविटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। अच्छा, रजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है नहीं, क्योंकि एक एक मीटर में हम लोग उसको फाइंड करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में और 1 मीटर के लेंथ में, तो इस पर लेंथ एरिया पर डिपेंड करेगा ही नहीं, ये डिपेंड करेगा सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा वायर यूज कर रहे हैं वो, क्योंकि हर एक मेटालिक वायर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कॉपर वायर है उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, आयरन वायर का रेजिस्टिविटी अलग होगा, एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी अलग होगा। कॉपर वायर जो हम लोग यूज करते हैं उसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, इसलिए ज्यादातर कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम के वायर हम लोग यूज करते हैं, उसका रेजिस्टिविटी कम होता है। ठीक है, टंगस्टन जो वायर होता है उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए टंगस्टन को हम लोग, टंगस्टन वायर जो होता है हम लोग बल्ब में यूज करते हैं, उसको वो ग्लो होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है उसका, और इतना ज़्यादा वो रेजिस्टिविटी होने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और हीट जनरेट करता है, वो हीट लाइट के फॉर्म में बाहर निकलता है, इसलिए हम लोग उसको बल्ब में यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं हम लोग। नाइक्रोम वायर कहाँ यूज़ करते हैं? फ्यूज़ में यूज़ करते हैं, जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, पिघल जाता है फटक से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ये हो गया, और रेजिस्टिविटी का हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ लिया। ठीक है, चलो आगे एक न्यूमेरिकल करते हैं रेजिस्टिविटी पे। सब लोग पहले कॉपी कर लो इसको, कर लिया कॉपी? बहुत बढ़िया। चलो रेजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल कर ले, जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो टाइप के एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। याद रखो कि रेजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, पक्का आते हैं आपको। हाँ, एक क्वेश्चन तो आते ही है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते। फाइंड द resistivity of the wire of length 1 meter and radius 5 millimeter। ठीक है, रेडियस मैंने ले लिया 5 millimeter and resistance across it is ले लो 50 ओम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें लेंथ दिया है, रेडियस दिया है आपको, और आपको दे दिया है रेजिस्टेंस। चलो फाइंड करते। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिवन, क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है। मैंने एक नॉर्मल से अपने मन से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन वैल्यूज सब सेम दिए होते हैं, मतलब सेम मतलब वैल्यूज थोड़े मैग्नीट्यूड आपको अलग अलग दिया हो सकता है, लेकिन वैल्यूज दिए होंगे तीनों के तीनों वैल्यू आपको। जैसे लेंथ मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ वायर का 5 मिलीमीटर, और आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम 50 ओम। ठीक है, मिलीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो, 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर होता है, याद रखना, या फिर डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो वही आएगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो इसके बाद लिखते हैं टू फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला। ठीक है, रो इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, RA/L ना। चलो सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं वायर का। वायर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कल होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। कट करेंगे वायर को तो ऐसा कुछ सर्कल मिलेगा ऐसा यहाँ पे, तो सर्कल को सर्कल ही मिलना है ना क्रॉस सेक्शनल, तो सर्कल का एरिया लगाया, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7, 5 का स्क्वायर 25, और ये 10⁻6 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको इतना ही रहने देता हूँ मैं, आगे सॉल्व नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ। चलो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाते हैं, RA/L। ठीक है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 50 है, एरिया मेरा दिया है 22/7, इसको पूरा लिखते हैं एक साथ, 22/7, ये दिया है 25, और ये दिया है 10⁻6 अपॉन लेंथ, लेंथ कितना दिया है 1 ना, बराबर ना। चलो इसको आगे सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं इसको। 50 × 22 1100 करके देख लो, यही आएगा 1100 इंटू 25 बचा हुआ है अपॉन 7 इंटू 10⁻6, रो इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 को 11 से। चलो करके देखते हैं, 25 × 11 275 आएगा। ठीक है, 275 00 है यहाँ पे, इंटू 10⁻6 अपॉन 7,
रो इक्वल टू ठीक है 7 से डिवाइड कर देते हैं 275 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 3 ठीक है A6 मिलेगा 5 कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको। फिर 7 से डिवाइड करते हम लोग हाँ फिर 7 से डिवाइड करते आपका हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 7 6 ज़ा 56 63 आ जाएगा 7 ज़ा सॉरी 7 7 ज़ा 6 ज़ा 9 ज़ा करेक्ट ना 2 बचा फिर 5 ले लिया नीचे मैंने 5 नहीं है यहाँ पे 2 बचा 0 ले लिया मैंने पॉइंट लगा दो ठीक है 0 फिर 7 का टेबल पढ़ो 14 आ जाएगा 2 ज़ा 6 बचेगा 7 ज़ा 8 ज़ा हो जाएगा 2 डेसिमल तक ही लिखो 39.28 अप्रॉक्सीमेटली मैंने ले लिया 39.28 ठीक है 2 डेसिमल तक ही आंसर इसका लिखो 39.28 275 इंटू 100 भी है ना इसका इंटू 10⁻⁻⁶ रो इक्वल टू 39.28 इंटू 100 का 2 हो गया ये 10⁻² भी लिख सकते -4 हो गया ठीक है 1 डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 3.928 ये एक डेसिमल इसको दे दिया तो -3 बन गया आ गया ओम मीटर इसका यूनिट होता है आ गया मेरा क्वेश्चन आंसर सिंपल ऐसे कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं समझ में आ गया सबको ओके वेरी गुड आपको कभी कभी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस पूछ देता है ये फटाफट न्यूमेरिकल कॉपी कर लो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस पूछ लेता है रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टिविटी क्या होता है पहले रेजिस्टेंस लिखोगे दिस इज ऑपोजिशन ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टिविटी का मतलब होता है द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके बाद लिखोगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर रेजिस्टिविटी आपका सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ठीक है रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है आपका रेजिस्टिविटी आपका हमेशा सेम होगा रेजिस्टिविटी सेम नहीं चेंज नहीं होता है याद रखना रेजिस्टिविटी वायर का हमेशा कांस्टेंट होता है हाँ जब तक वो सेम मटेरियल से बना हुआ है तब तक लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपका करंट पे भी डिपेंड करता है करंट बढ़ सकता है कम हो सकता है ठीक है इसलिए मेरा रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है वायर का ठीक है ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है 3 डिफरेंस मैंने बता दिया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप ऑफिशियल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू रोला होता है वही रेजिस्टिविटी का रो इक्वल टू RA/L होता है तो आप ऐसे कुछ फार्मूलाज वगैरह लिख सकते हो उसमें ठीक है ये हो गया आपके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का तो हम लोग ये क्लास में ओहम्स लॉ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टॉपिक क्लियर किया कुछ और भी न्यूमेरिकल है जो आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में आप वो भी सॉल्व कर सकते हो बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका जो लेंथ है वो मीटर में होना चाहिए आपका जो एरिया वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए अगर आपको रेडियस मीटर में नहीं दिया तो मीटर में आप कन्वर्ट करो ठीक है वो सारी चीज़ें आप याद रखो ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में जो कंडक्टर में हीट जो रजिस्टर होता है कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे जूल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओके ठीक है तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा गॉड ब्लेस यू